हेलो स्टूडेंट, आपकी यूके ट्रिपल एससी की तैयारी के लिए जो हमने उत्तराखंड के क्वेश्चनों का आपका प्रश्न पत्र चला रखा है या टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसका अगला प्रश्न पत्र है। इसमें हमने आपके उन क्वेश्चनों को जो आजकल आपके करंट अफेयर्स से उठा करके विविधतापूर्ण तरीके से बना रहे हैं, उनको आपका लाने का प्रयास किया है ताकि आपको हर आपका पहलू का पता चल जाए कि हाँ किस तरीके से आपके क्वेश्चन को बनाया जा रहा है और उस तरीके से आप अपना अंतिम जो आपका समय बचा हुआ है, जो कनिष्ठ सहायक है, उसके लिए आप अपनी तैयारी कर सको, तो उस पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, नमामि गंगे अभियान में उत्तराखंड की कौन कौन सी नदियां सम्मिलित की गई है। नमामि गंगे अभियान जो आपका गंगा की स्वच्छता के लिए चलाया गया है, उत्तराखंड की इसमें 4 नदियां हैं। एक है आपका गंगा, दूसरा अलकनंदा भागीरथी जो गंगा की आपकी सहायक है, और एक मंदाकिनी। ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। गंगा, अलकनंदा, भागीरथी और आपका मंदाकिनी नदियों की स्वच्छता इसमें स्पर्श गंगा जो आपका नमामि गंगा अभियान है उसमें सम्मिलित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित माप प्रणालियों को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है कि कौन सी माप प्रणाली किस क्षेत्र में अपनाई जाती थी। पाथा मुख्यतः आपका अन्न मापन की प्रणाली है, मासा धातु मापन की, तामी द्रव मापन की, और नाली भूमि मापन की। देखो, एक पाथा बराबर होता है आपके 16 किलो। 16 किलो अगर कोई अनाज है, अन्न है, तो वो एक पाथा कहलाएगा। यानी कि एक मासा बराबर होता है 8 रत्ती। आपने देखा होगा सोना या चांदी, खासकर सोने की तौल में आपने देखा होगा कि रत्ती और तोला शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो जो मासा है वो 8 रत्ती से एक मासा बनता है। अगला है तामी। तामी द्रव मापन की है। अगर एक तामी की बात करोगे तो ये तामी बराबर लगभग, अगर आप द्रव को मापोगे, तोलोगे, तो वो 250 ग्राम बैठेगा। 250 ग्राम आपका द्रव को एक तामी के बराबर माना जाता है। नाली वैसे तो अन्न मापन की भी है, लेकिन नाली शब्द उत्तराखंड में ज्यादा प्रचलित है भूमि मापन के लिए। पहले एक नाली अनाज जितनी भूमि पर आपका बोया जा सकता था औसतन, उसी को नाली बोलते थे। लेकिन अब एक नाली बराबर आपका जो वर्तमान जो मापन पद्धति है उसमें 200 वर्ग मीटर होता है। यानी कि अगर कोई 20 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा आकर कोई आपका भूखंड है, तो 20 गुणा 10 बराबर 200 वर्ग मीटर, वो एक नाली कहलाएगा। नाली में 16 मुट्ठी होती है। नाली और मुट्ठी पहाड़ पर आपके भूमि मापन की सबसे प्रचलित आपकी पद्धतियां हैं। तो पाथा अन्न एका 3 बीका 4, एका 3 बीका 4, सी का 2 डी का 1, ये सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रॉक क्लाइंबिंग स्थलों को उनके जिलों के साथ सुमेलित कीजिए। ये कुछ रॉक क्लाइंबिंग स्थल हैं उत्तराखंड में। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रमोट कर रही है इन स्थलों को, और पहले से भी रॉक क्लाइंबिंग के लिए यानी कि सीधी और खड़ी चट्टानों पर चढ़ने की जो आपकी क्या है साहसिक खेल पर्यटन गतिविधि है, उसके लिए पहले से भी जाना जाता है। बुरासखंडा आपका टिहरी जिले में है। 12 पत्थर नैनीताल जिले में है। 12 पत्थर नैनीताल में है। और थराली तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। टेखला आपका उत्तरकाशी में है। तो ए का 2 बी का 3 सी का 1 डी का 4, 2 3 1 4, इसका सही कूट बनेगा 2 3 1 4, यानी कि इसका बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, करपात्री महाराज वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई है। करपात्री महाराज वेदशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्हीं के नाम से आपका जो देवप्रयाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का आपका रघुनाथ कीर्ति परिसर है, उसमें आपका 2023 में मुख्यमंत्री द्वारा करपात्री महाराज का आपका वेदशाला अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर देवप्रयाग होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया है। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज।
उत्तराखंड सरकार मोटे अनाजों को लगातार प्रमोट कर रही है। इसके लिए 2023 में आपका मिलेट मिशन भी शुरू किया है, जिसके तहत राज्य में मंडवा, जिसे हम आपका वैसे रागी भी बोलते हैं या कोदो भी बोलते हैं, या आपका जो अन्य अनाज है जैसे ज्वार है, बाजरा है, या आपका रागी है, या आपका कोदो, ये क्या बोलते हैं, मडवे का कोदो है या चौलाई है, इस तरीके के जो मोटे अनाज जो फाइबर से युक्त होते हैं, जिनमें आपके अधिक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, उन अनाजों को आपके लगातार यहाँ पर कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। तो इसी के चलते आपके वर्ष 2023 को उत्तराखंड सरकार ने मिलेट्स ईयर मतलब मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया, राजकीय वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मानवेंद्र शाह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य हैं? मानवेंद्र शाह जो आपके टिहरी के अंतिम नरेश थे, यह उत्तराखंड से अब तक सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य चुने गए, 8 बार के लोकसभा सदस्य हैं, सही है। इन्होंने अपना लोकसभा का पहला चुनाव 1952 में लड़ा, यह गलत है। इन्होंने अपना लोकसभा का पहला चुनाव 1957 में लड़ा था। 52 में तो जो राजमाता थी कमलेंदुमती शाह, उन्होंने लड़ा था और वो जीती भी थी। उसके बाद अगला चुनाव 57 में ये लड़े, 62, 67 तक 3 बार जीते, फिर उसके बाद गैप रहा, फिर 91, आपका 96, 98, 99, 2004 के चुनाव लगातार जीते भी, 8 बार सांसद रहे, जो अब तक का रिकॉर्ड है सांसद रहने का सबसे ज्यादा बार उत्तराखंड से लोकसभा का। और इनकी मृत्यु भी 2007 में हुई थी, 2007 में, तो ये 2007 में जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय ये एमपी थे लोकसभा के, तो ये भी सही है। तो केवल 1 और 3 सही है और 2 सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। एचएनबी गढ़वाल और कुमाऊं यूनिवर्सिटी दोनों एक साथ बनी है 1973 में। इसका नाम 1987 में एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया, ये गलत है। 1989 में हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम से इसका नाम एचएनबी गढ़वाल किया गया था, तो ये गलत हो गया। इसे वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई 15 जनवरी 2009 को, ये भी सही है। इससे टिहरी बादशाही हॉल परिसर को अलग कर दिया गया, ये भी सही है, क्योंकि पहले इसके 3 परिसर होते थे, एक श्रीनगर परिसर, एक पौड़ी परिसर और एक बादशाही हॉल परिसर। तो बादशाही हॉल परिसर अब इससे अलग होकर के अलग यूनिवर्सिटी बन गया है। अब इसमें केवल 2 ही परिसर हैं, एक आपका श्रीनगर वाला और एक आपका पौड़ी वाला। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, देखो ये जो फॉर्मेट है इसमें आपको सारे के सारे एस्पेक्ट पता चल जाते हैं, तो ये फॉर्मेट आपका यूके SSSC के काम तो आएगा ही। अगर इस तरीके से आप सारी चीजों को पढ़ने के तरीके से पढ़ने लग जाते हो तो आपकी पढ़ाई काफी आपके डेप्थ में चली जाती है, चाहे वो यूके PSC का दो, फिर चाहे PCS का दो, चाहे नायब तहसीलदार वाला दो, या अन्य यूके PSC के हो, या आपके यूके SSSC में कुछ लोग कह रहे हैं कि सर फॉरेस्ट गार्ड का भी पेपर बनाओ, इसी के ऊपर फॉरेस्ट गार्ड लिख दूंगा तो वो पेपर फॉरेस्ट गार्ड का हो जाएगा। आप लोग इस बात को नहीं समझते हो कि ये कोई अलग चीजें नहीं है। देखो फॉरेस्ट गार्ड है, कनिष्ठ सहायक है, कांस्टेबल है, BPDO है, पटवारी है, एक ही सिलेबस है भाई, एक ही चीज पढ़नी है आपको, कुछ अलग है ही नहीं। 100 नंबर का सेम चीजें पढ़नी है। अगर यूके SSSC करा रहा है तो पैटर्न थोड़ा क्वेश्चनों को इस फॉर्मेट में बनाता है, बाकी तथ्य तो वही रहेंगे, तथ्य थोड़ी बदलेंगे। आप लोग ये मान के चलिएगा कि आप फॉरेस्ट गार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को करिए आप और ऐसी तरीके से पढ़िए, और अगर आप पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो करिए इनको। इससे आपकी क्या होती है, थोड़ा समझ बूझने की क्षमता बढ़ जाती है। मान लो 5-6 क्वेश्चन भी ऐसे आ गए, नहीं कर पाए तो आप मेरिट में 5-6 नंबर से नीचे आ जाओगे। तो करना सीखो, वो आपके काम ही आएगा, वो कहीं पर क्या मिसयूज नहीं होने वाला है। हाँ, 1 लाइनर कई जगह पर काम नहीं आ सकता है, ये तो डेप्थ है भाई, इसमें तो कई आपके चीजें हैं जो टॉपिक को पूरा क्लियर कराती हैं, ये तो सभी जगह काम आएगा। जब आप एक चीज के बारे में 10 चीजें पता होती हैं आपको, तो कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट जो चीज नहीं आ रही है वो आपकी कॉमन सेंस से भी आ जाती है। मैं आपको यूट्यूब पर इतने 10,000 क्वेश्चन करा देता हूं, लेकिन उन 10,000 क्वेश्चनों से आपके 55 ही या 50 ही नंबर आएंगे, उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं उससे।
देखो 50-55 चीजें इतनी कॉमन होती हैं किसी भी पेपर में, जिसे एक आम एवरेज लड़का या लड़की आसानी से ले आता है, उसमें समस्या नहीं है, वहां तक पहुंचना आसान है। लेकिन वहां से जो 15 नंबर सिलेक्शन के लिए चाहिए, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। वो मेहनत जो कर लेता है वही सरकारी नौकरी पा पाता है, या कुछ जो आपका पेपर होता है उसे निकाल पाता है। वो करना बहुत जरूरी है। वो अगर आप नहीं करोगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि आपको ये लगता है कि जैसे मैं ही हूं, या बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि हमने जो पढ़ाया उसमें से 50 नंबर का आ गया। अरे भाई, बहुत ही कॉमन चीजें पढ़ाओगे तो 50 का 60 नंबर का आ जाएगा, लेकिन सिलेक्शन से तो दूर ही रहेगा ना वो व्यक्ति। आपको ये पता होना चाहिए कि 50-60 नंबर, 50-55 नंबर तक का तो हम कुछ भी पढ़े आ ही जाएगा उसमें। आप कुछ भी, आप आंख बंद करके भी 1 साल तक आप सिलेबस को देखो ही मत, विभिन्न तरह की किताबों को लाओ और पढ़ना शुरू कर दो, आपकी जानकारियों से आपको 50-55 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 50-55 पे सिलेक्शन नहीं होता। जो बोलते हो ना 6 नंबर से रुक गया, 8 नंबर से रुक रहा, बढ़ ही नहीं रहा, तो हमेशा उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हो भाई। कुछ ऐसी चीजें करो जो सिलेबस में आप कर पाते हो। आपने पढ़ा है, मान लो कोई चीज पढ़ ली है, जैसे आपने मान लो ये पढ़ लिया, अपनी सरकार आपके द्वार योजना पढ़ रखी है, मान लो ये पूरी योजना आपने पढ़ी है, और आपके कोई दूसरी योजना उत्तराखंड सरकार की ऐसी है, ठीक है, अब आपने इसमें पढ़ रखा है कि उत्तराखंड राज्य की सभी सेवाएं 576 सेवाएं हैं। तो अगर वहां पर कहीं पर क्वेश्चन पूछ लेता है कहीं दूसरी जगह से किसी पॉइंट में, तो आपको पता है दूसरी जगह पढ़ करके कि 576 सेवाएं हैं सारी उत्तराखंड सरकार की, तो वहां भी तो ये फैक्ट यूज ही होगा। वहां वो डायरेक्ट नहीं दिया गया होगा तो एलिमिनेट करके कर सकते हो कि हाँ भाई ये तो मैंने वहां पढ़ा था, ये यहां नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, आपको 15 क्वेश्चन जो 50-55 कॉमन क्वेश्चन होते हैं जिन्हें सब करते हैं, उसके बाद 15-20 क्वेश्चन ऐसे करने की क्षमता डेवलप करनी है जो आप कर पाते हो, अन्य सामान्य लोग नहीं कर पाते हैं। और जब से आप सामान्य से ऊपर उठ जाते हो, तो एवरेज से ऊपर होते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, समझ गया ना। मैं आपके जो कॉमन चीजें हैं, समझ गया ना, उत्तराखंड में पहला क्या, दूसरा क्या, ये क्या, वो क्या, वो चीजें देखो, उसके लिए किसी भी तरह की आपके गाइडेंस की आपको जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही किसी भी किताब से पढ़ सकते हो। वो चीज जो आपको थोड़ा औरों से अलग बनाती है, बेहतर बनाती है, उस पर थोड़ा काम करिए। खासकर जो लोग 50-55 के दायरे में पहुंचे हुए हैं, वो 50-55 वाले को मेंटेन रखिए। बाकी आप लोग मेहनत करिए उस क्षेत्र में कि हमारे क्वेश्चन गलत किस वजह से हो रहे हैं। गलत इसलिए हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ के जाते हो, नहीं आया तो खत्म हो गया मामला। थोड़ा पढ़ो, रिवीजन करो, टॉपिकों को पढ़ो, और एक चीज को दूसरी चीज के साथ रिलेट करना सीखो। कि मान लो हमने नमामि गंगे परियोजना योजना पढ़ रखी है, गंगा एक्शन प्लान पढ़ रखा है, ठीक है, या दूसरी चीज पढ़ रखी है, यहां हमने पढ़ा है कि गंगा में कौन कौन सी सिटियों का क्रम क्या है, और वहां पूछ लिया गंगा के आपके क्रम में इन नगरों को लगाइए, तो जरूरी थोड़ी है कि नमामि गंगे में यूज करना है। यहाँ क्वेश्चन में आएगा तो इस नॉलेज को वहां भी तो यूज कर सकते हो, लेकिन ये तब होगा जब डेप्थ में पढ़े रहोगे। अब खाली आपके क्या वहां पर एक नंबर कितने इतने शहर हैं कि 8 शहर हैं, और 8 के पढ़ के 8 कौन कौन से हैं भी नहीं पढ़े, केवल 8 शहर है ये पढ़ा। वो परीक्षा में नहीं आया कि कितने शहर है वाला क्वेश्चन, तो खत्म हो गया मामला। आपने 8 पढ़ रखा है तो कहीं यूज हो जाएगा वो। तो इस तरीके से जब आप ओवरऑल नॉलेज को यूजेबल बना लेते हो, दूसरी जगह उसका रिलेशन स्थापित करना सीख जाते हो, तो ये 10-15 क्वेश्चन जो 55 के ऊपर होते हैं, 15-20 क्वेश्चन, वो भी सॉल्व होने लग जाते हैं, और वहीं पर होता है सिलेक्शन। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जो मेहनत लगती है वो इसी उसमें लगती है। बाकी 50-55 तक तो अगर कोई 3 महीने 4 महीने ढंग से पढ़ लेना, तो वो 50 नंबर प्लस हो ही जाएगा, कैसा भी आदमी हो। जो आपका 55 के बाद जो बढ़ाना होता है, उसी के लिए असली आपकी मेहनत लगती है। वहां पर आपको चीजों को डेप्थ में पढ़ना होता है। इसीलिए जो चीज आपके मतलब की है, जो चीज आपको लगता है कि ये सिलेबस में है, उसे ढंग से पढ़ करके जाइए। सिलेबस के टॉपिक को खाली समय में, जब भी आपको लगता है कि मैं खाली हूं, तो सिलेबस का कोई भी टॉपिक उठाइए और खत्म करिए उसको, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, उसके पॉइंटों को नोट कर लीजिए, वो आपके काम आएंगे। तो इस तरीके से सिलेक्शन की ओर बढ़ा जाता है। अपनी सरकार आपके द्वार योजना के संबंध में कथन सही है। इस योजना को जुलाई 2023 में लाया गया है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य राज्य की सभी सरकारी सेवाओं को एक मंच प्रदान करना है, ताकि एक ही जगह से व्यक्ति को सारी की सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। क्योंकि आपकी सरकार आपके द्वार, यानी कि सरकार आपके द्वार पर सारे काम कर दे, आपको अलग अलग विभागों में ना जाना पड़े, सारे काम एक जगह से हो जाए। इसमें राज्य सरकार की सभी 576 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें तीनों सही हैं, 1, 2 और 3।
यानी कि सभी सही है, सभी सही है। अगला क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट से है। कौन सा रेल लाइन स्थापित करने का वर्ष सुमेलित नहीं है? लक्सर को हरिद्वार या लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से 1996 में जोड़ा गया था, और हरिद्वार से देहरादून को 1900 ईस्वी में जोड़ा गया था। नजीबाबाद को कोटद्वार से 1897 में जोड़ा गया था, 95 नहीं, तो ये इसका सही हो गया। रामपुर काठगोदाम सबसे पुराना है 1884, ये तो सही है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर जनजातियों की कुल जनसंख्या का घटते क्रम में सही क्रम होगा। जनजातियां उत्तराखंड की, देखो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा आबादी थारू की है, 91,000 के राउंड फिगर में है। उसके बाद आते हैं जौनसारी, इनकी 88,000 है, जो कम हो गई है थारू से। पहले सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय ये होता था, अब ये हो गया। उसके बाद बोक्सा की है 54,000 के फिगर में, और भोटिया की है 39,000 के। ये लगाई है, पहले वाले में ही सही लगा है। क्या लिखा है? घटते क्रम में सुमेलित कीजिए, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ये राउंड फिगर लिखा है, एग्जैक्ट फिगर इसी 1000 के सैकड़ों में होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, देखो रवाई कांड दे रखा है, 30 मई 1930 को हुआ था, ठीक है, टिहरी रियासत के वन कानून के विरुद्ध। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस, जो आपके भूख हड़ताल के बाद, आमरण अनशन के बाद श्रीदेव सुमन की शहादत हुई थी 25 जुलाई 1944 को। मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक 25 अक्टूबर 1945 नहीं, 1945 नहीं, 1946 था ये, 1946, तो यही गलत हो गया है। टिहरी रियासत का विलय 1 अगस्त 1949, ये सही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में खैंड, पाला और विसाह जैसी कुप्रथाएं किस शासक ने समाप्त की? खैंड, पाला और विसाह, तो ये खैंड, पाला और विसाह मतलब राजा के यहाँ दूध दही पहुंचाना, राजा के यहाँ अन्न पहुंचाना फोकट का, राजा के यहाँ क्या करना, आपका बंधुआ मजदूरी करना, यानी कि कुली बर्दायश या कुली उतार बोलते हैं जिसको। ये सब क्या है? प्रथाएं, आपके कुप्रथाएं थी, जिन्हें प्रताप शाह ने सब खत्म करा। महारानी गुलेरिया के सुझाव पर प्रताप शाह ने इन कुप्रथाओं को खत्म किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद शासक देवीचंद के विषय में सही कथन है। चंद शासक देवीचंद के विषय में, यह जगत चंद के बाद गद्दी पर बैठा, बिल्कुल सही है, जगत चंद का बेटा था ये। जगत चंद जिसके काल में कुमाऊं के सर्वोच्च आपके चंद शासकों ने अपना चरमोत्कर्ष प्राप्त करा। इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने विक्रमादित्य बनने की चाह में वो डिसीजन लिए जो डिसीजन अपने राज्य और अपने लिए सही नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक की तरह इसके डिसीजन बहुत ही घातक सिद्ध हुए। इसने रोहिल्ला सरदार दाऊद खां की हत्या कर दी। दाऊद खां जो रोहिल्ला सरदार था, नीचे रोहिलखंड यानी कि हमारे कुमाऊं की तराई में जो बरेली वाला क्षेत्र है रोहिलखंड, उसका जो सरदार था उसकी हत्या भी इसने कर दी। बाद में इसके पुत्र को इसकी आपकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, इसके वंशजों को। रोहिल्लों ने अल्मोड़ा पर आक्रमण करके तहस नहस कर दिया, ठीक है। तो वो आपका इसके सारे डिसीजन इसके दरबारी चाटुकारिता के कारण खराब हुए, जबकि जगत चंद ने इसे सबसे समृद्ध खजाना दिया हुआ था, इसने सारी चीजें लुटा दी, इसीलिए इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। इतिहासकार बोलते हैं कि जो आपका कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने के चक्कर में कुमाऊं का बिन तुगलक बन गया। तो 3 के 3 सही है। कुमाऊं के पहले कार्यवाहक कमिश्नर बने थे। कार्यवाहक मतलब काम चलाने के लिए, जिन्हें पूर्णकालिक कमिश्नर नहीं बनाया था, तो मोस्ले स्मिथ बने थे। जब आपका ट्रेल का आपका रिटायरमेंट हुआ था तो उसके बाद लगभग 6 महीने तक मोस्ले स्मिथ को कार्यवाहक आपका कमिश्नर बनाया गया था, कुमाऊं कमिश्नर। ये पहले कार्यवाहक कमिश्नर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लाने का श्रेय हेनरी रैमजे को दिया जाता है। बिल्कुल सही है, हेनरी रैमजे ही आपके क्या थे, इसके जनक थे। 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था आई थी, तो 1856 से 1884 तक आपका रैमजे का ही कार्यकाल था, रैमजे लाए थे। 1857 की क्रांति में इस क्षेत्र में उपद्रवों की नगण्यता का परिणाम राजस्व पुलिस व्यवस्था थी। ये भी सही है, क्यों थी? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करे। एक तो सेना में, जहां 8 सैनिकों में से 7 भारतीय और 1 अंग्रेज होता था, वहां इन लोगों ने क्या कर दिया, 3 भारतीयों पर 1 अंग्रेज कर दिया, मतलब
भारतीयों की संख्या घटा दी और यूरोपियनों की संख्या बढ़ा दी पील कमीशन की सिफारिशों पर। ठीक। दूसरा, इन्होंने पूरे देश में आंतरिक शांति और उपद्रवों से लड़ने के लिए पुलिस व्यवस्था लगाई। तो पूरे अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य जहां जहां था सब जगह पुलिस व्यवस्था लागू होनी थी। तो कुमाऊं कमिश्नरी में भी बात आई, तो कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि क्या लिखित में दे दिया कि कुमाऊं इतना अशांत नहीं है, यहाँ पुलिस की जरूरत ही नहीं है, क्यों हम पुलिस व्यवस्था लगा करके उसका अतिरिक्त भार अपने राजकोष पर बढ़ाए सैलरी देने में। तो इससे बढ़िया हम जो राजस्व के कर्मचारी हैं, पटवारी व्यवस्था जो आपके ट्रेल ने शुरू करी थी, उन पटवारियों को ही क्या बना दें, पुलिस का काम भी दे दें, तो वो राजस्व पुलिस व्यवस्था कहलाई। तो इसीलिए ये दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसी का परिणाम था ये। तो ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? समान नागरिक संहिता जो उत्तराखंड में लागू की गई, लागू होने वाली है, घोषणा आपका सब तैयार हो गया। समान नागरिक संहिता राज्य को दिए गए नीति निर्देशक तत्व हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 में पता है आपको, समान नागरिक संहिता डीपीएसपी में है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पीपल, मतलब राज्य करेगा इनको, तो राज्य कर रहा है। राज्य का मतलब यहाँ सरकार से है, केंद्र या राज्य सरकार जो भी। समान नागरिक संहिता के लिए गठित मसौदा समिति में उत्तराखंड ने 5 सदस्य रखे थे। मसौदा समिति में 5 सदस्य रखे थे और इसमें जो अध्यक्ष थी वो रंजना देसाई थी इस समिति की। इस समिति का गठन वर्ष 2021 में किया गया नहीं, इस समिति का गठन किया गया था मई 2022 में। मई 2022 में इसका गठन हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि ये 21 नहीं बल्कि 2022 है। ट्रांस हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा का स्तर राज्य में सबसे कम है। ट्रांस हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है, बिल्कुल सही है। ट्रांस हिमालय मतलब ये शिवालिक है, ये मध्य हिमालय है, ये बृहद हिमालय है, और इसके पीछे जो छोटा सा हिमालय है कैलाश और जासकर श्रेणियां होती हैं, जिसमें तो सबसे ज्यादा बारिश शिवालिक में होती है, फिर यहाँ कम होती है, यहाँ कम होती है, यहाँ और कम होती है, और उसके बाद बृहद हिमालय मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध का कार्य करता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा मानसूनी हवा से होती है, मानसूनी हवाओं के लिए बृहद हिमालय क्या अवरोध का काम करता है। इससे टकरा करके इधर तो वर्षा करते हैं बादल, ये वर्षा अभिमुख क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र इसलिए भी है क्योंकि जो वर्षा लाने वाली आपकी हवाएं हैं उनको बृहद हिमालय और मध्य हिमालय रोक लेते हैं, और पीछे जो हिमालय की लगभग 3500 मीटर ऊंची चोटियां हैं मध्य हिमालय के बराबर ही, उन तक वर्षा पहुंच नहीं पाती है, इसीलिए ये अल्प वर्षा क्षेत्र में रह जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रांस हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा का स्तर राज्य में सबसे कम है, सही है। बृहद हिमालय मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध का कार्य करते हैं, ये भी सही है, और इसी के कारण ये नहीं होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्गम स्थल नदी से सही सुमेलित नहीं है? धौलीगंगा पश्चिम जिसे हम विष्णुगाड़ भी बोलते हैं, देववन हिमानी से होता है, और आपका विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। पूर्वी रामगंगा नामिक ग्लेशियर से निकलती है और रामेश्वर में आपके ये आपका सरयू से मिल जाती है। गौरी गंगा का पॉन्टिंग ग्लेशियर से नहीं होता है बल्कि मिलम ग्लेशियर से होता है, तो इसका सही आंसर ये हो गया। कुठीयांगटी जासकर की जो आपके दक्षिण पश्चिम श्रेणियां हैं उनसे उद्गमित होकर के आपके काली में मिल जाती है, तो ये इसका, ये तो सब सही है, ये वाला गलत है, तो इसका सही आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को कालिदास ने मेघदूत में किस नाम से संबोधित किया है? मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा गया है। नंदन कानन स्कंद पुराण में कहा गया है, और गंधमादन और बैकुंठ विभिन्न आपके क्षेत्र जो आपके ग्रंथ हैं उनमें इसका नाम आया है। कालिदास की मेघदूतम में इसका नाम अलका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्योहारों को उनकी तिथियों से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित त्योहारों को उनकी तिथियों से सुमेलित कीजिए। घी संक्रांति या चेली संक्रांति जिसे बोलते हैं, यह आपके आश्विन मास की संक्रांति को मनाई जाती है। आश्विन मास की जिस दिन असौज शुरू होता है, आश्विन शुरू होता है, यानी कि वही 14, 15, 16, 17 जब भी आपके सितंबर माह में पड़े तो उसमें सितंबर के मध्य में। फूलदेई हमारे यहाँ बसंत के आगमन का त्योहार है। तो चैत्र संक्रांति जिस दिन आपका नया वर्ष होगा, चैत्र में ही हिंदू नववर्ष शुरू होता है, तो चैत्र का पहला दिन आपका फूलदेई है। संवत्सर प्रतिपदा मतलब संवत्सर प्रतिपदा जिस दिन आपका
हमारे आपके नए साल का संवत्सर, यानी कि जिसे हम आपका संवत्सर एक तरीके का कैलेंडर है, उसको पढ़ते हैं उसको ज्योतिषीय आधार पर, तो वो आपका चैत्र शुक्ल का प्रथम दिन होता है। चैत्र शुक्ल मतलब जो चैत्र माह का शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन होगा, यानी कि चैत्र नवरात्र का पड़वा जिसे बोलते हैं उस दिन। और बिखौती, बिखौती मतलब जो आपका विश्वत संक्रांति है, यानी कि बैसाख संक्रांति को कहा जाता है जिस दिन। संक्रांति का मतलब आपको पता होगा, हमारे हिंदू कैलेंडर में आपके जिस दिन माह शुरू होता है उसे संक्रांत कहा जाता है। कोई भी माह हो, कुछ संक्रांतियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें स्नान पर्व आदि होते हैं, और कुछ संक्रांतियां सामान्य होती हैं, लेकिन हर माह का पहला दिन संक्रांति होगी, और हर माह का पहाड़ी में अंतिम दिन होगा मसंत। मसंत मतलब जिस दिन महीना बंद होता है, जैसे 30 तारीख को महीना खत्म हो रहा है तो 30 तारीख को बोलेंगे मसंत, आज महीना बंद होने वाला है। पैठ, पैठ का मतलब दिनांक है, ठीक है, हिंदू कैलेंडर में मसंत लास्ट दिन है और महीने का पहला दिन संक्रांत होता है। तो इसमें ए का 2, बी का 1, 3 का 3, 4 का 4, 2 1 3 4, इसका सही आंसर होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये आपका बी वाला सही है। तो ये 20 क्वेश्चन है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोग आपके जो भी नया पैटर्न उत्तराखंड SSSC ने अपना रखा है उसमें 40 में से आप लोग 35 तक पहुंच सको, ऐसी आपकी डेप्थ बन जाए। तो इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें लगातार कमेंट करते रहिए, हम आपके लिए लगातार इसी तरीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। और हमारा प्रयास ये है कि हर वो आपका स्टूडेंट जो आपका खुद से भी तैयारी कर रहा है, कम से कम उसे इतना गाइडेंस तो मिल सके कि वो आपके अपने आप से तैयारी कर रहा है तो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है, क्योंकि पेपर से हमें समझ में आता है कि किस तरीके की चीजें पूछ रहा है और कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर की फॉर्मेटिंग कहीं ना कहीं आपके लिए की होती है, यानी कि एक तरीके की चाबी होती है जो आपकी पूरी पढ़ाई का ताला खोलती है। इसीलिए पेपर देख के ही पता चल जाता है कि किस तरीके की फॉर्मेटिंग की जा रही है, किन किन क्षेत्रों को आपके कवर किया जा रहा है या किन किन टॉपिकों को बार बार पूछा जा रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इन सारी चीजों को मिला जुला करके पढ़िए जो आज वर्तमान में चल रही है। अगर आप पुराने तौर तरीकों को अपनाएंगे, देखो पढ़ाई हर कोई कर रहा है, लेकिन मेहनत गलत दिशा में नहीं होनी चाहिए, मेहनत सही दिशा में भी होनी चाहिए। देखो मेहनत हर कोई कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत नहीं कर रहा, आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो, बाजार से वो वाली पुस्तक ले आ रहे हो कि कौन सी वाली, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक वाली, पढ़ लो एक बार उसको। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसमें से आपको कुछ नहीं मिलेगा जिसमें रैपर चेंज होता है केवल, या उत्तराखंड पुलिस जीडी या उत्तराखंड आपका पटवारी, ऐसे करके जो पुस्तकें आती हैं, बहुत सारे लोग बेचारे उसको मेहनत कर रहे हैं, 4-4 5-5 घंटे उसे रटने में लगे हैं, कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनमें बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को पूछना बंद कर दिया है, या उन कॉमन क्वेश्चनों से, जैसे आप पहले परीक्षा वाणी का अगर पीछे दिए हुए क्वेश्चनों को ही पढ़ लेते थे हर चैप्टर के, तब भी आपका काम हो जाता था। अब हो ही नहीं रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि सर परीक्षा वाणी से तो आ ही नहीं रहा है। परीक्षा वाणी से आ रहा है, मैं भी तो क्वेश्चन परीक्षा वाणी से ही बना के लाया हूं, कैसे बना के लाया हूं ये सोचो जरा। और जो आपका वो क्वेश्चन बना रहा है परीक्षा वाणी, थोड़ा बहुत फैक्ट इधर उधर से हो सकते हैं, बट क्वेश्चन फॉर्मेटिंग इस तरीके से कर रहा है कि आपको लग रहा है वहां से नहीं आया। एक बार बढ़िया से पढ़ो तो सही, आपको पता चलेगा कि आ वहीं से रहे, बस हमें फंसा रहा है, वो उलझा रहा है, समझ रहे हो, बहुत इधर उधर नहीं जा रहा। और मैं तुम्हें इतना दावे के साथ कह रहा हूं ना, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें आ गई हैं 100 के पेपर में, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। 25 चीजें को आप टच भी नहीं कर पाए, लेकिन आप 70 चीजों को बढ़िया तरीके से कर पाए हैं। 5 चीजों में आपका क्या है, बहुत कंफ्यूजन है, मान लो कि ये सही होंगे कि नहीं, इसमें से एक भी सही होगा तो ये 4 गलत को कवर कर लेगा, 70 सही है तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया। जैसे आप 4 चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा क्या हतोत्साहित हो जाते हैं कि सर ये नई चीज पूछ ली है, कैसे होगा, समझ रहे हो। अरे नई चीज जब पूछता है तो उसमें बहुत कम लोगों की अप्रोच होती है। देखो 4 नई चीजें पूछी हैं, समझ गए ना, 100 में से वैसे भी तुम 96 लाने वाले नहीं हो, ये ध्यान में रखना। सिलेक्शन के लिए जितने चाहिए 70 नंबर 72 नंबर, उन्हें लाने के लिए अगर आपके पास 15 चीजें ऐसी है ना पेपर में जो कभी आपने सुनी नहीं, उनको टच भी नहीं करोगे, और 85 अपने अटेम्प्ट करके आए हो जिसमें से आपके 75 सही हैं, 10 गलत भी हो गए,
तब भी आप कितने 72.5 में होंगे, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। और पिछले रिकॉर्डों को देखो, 70, 72, 75 के आसपास सब सिलेक्शन हो रखे हैं सभी पोस्टों में, जितनी भी पोस्टें निकाली हैं। तो थोड़ा बहुत अपनी सूझबूझ से काम लो, समझ रहे हो? केवल आपका हो हवा बनाने से या फिर हल्ला गुल्ला करने से, नर्वस होने से नहीं होता है काम। देखो, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो। जो कॉमन चीजें हैं, जो चीजें आपके अप्रोच में आ सकती हैं, जिन चीजों को कम से कम समय में ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, उन सारी चीजों में ज्यादा मेहनत करो, अपेक्षाकृत उन चीजों को ढूंढने में जो चीज बहुत रिलेवेंट है ही नहीं। अब उठा करके कोई चीज कहीं से दे दी है, उन 2 चीजों को ढूंढने में लगे पड़े हो, क्या है? आसानी से मिल जाती हैं तो ठीक है, समझ गया ना? उनको करने में ही आपका बहुत समय बर्बाद जा रहा है, तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लाने हैं 75%। इसको अपना टारगेट बनाओ। और आपको पता होना चाहिए कि मुझे, अगर मैं उत्तराखंड को बेहतर बना करके 32 ले आऊं और हिंदी में 15 ले आऊं, ये 47 हो जाते हैं। आपको 75 नंबर लाने के लिए अब 28 नंबर चाहिए जीएस में। अब 28 में से अगर 8 नंबर आप रीजनिंग वाले में ले आते हो तो आपके 55 हो जाते हैं। अगले 30 में से 20 नंबर तो ले आओगे जीएस में, काम हो जाता है आपका। लेकिन आप पता नहीं किन चीजों में उलझे रहते हो। ऐसा नहीं करना है। देखो, किसी भी चीज की एक योजना बनाओ, उसमें योजनाबद्ध तरीके से काम करो, उससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। उलझे मत रहो, हाय तौबा मत मचाओ चीजों को लेकर के। शांतिपूर्ण तरीके से काम करके ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।